नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऐसे तक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बांटने का काम शुरू हो गया। सामाजिक विभाजन की रूपरेखा खींचनी शुरू हो गई है और बांटने का काम और सामाजिक विभाजन का काम, उसके लिए इस भारत देश के भीतर एक रटा रटाया कहीं फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला कभी कमंडलवादी अपना लेते हैं तो कभी मंडलवादी अपना लेते हैं। कभी कोई सामाजिक न्याय का नाम दे देता है तो कभी कोई चुनावी हिंदुत्व का नाम दे देता है। इतना जरूर है कि सामाजिक न्याय के नाम पर जिन लोगों ने देश के भीतर वर्गीकरण की कोशिशें की है, उसके भीतर केवल बहस इस बात पे की जा सकती है कि कितनों को फायदा मिला और कितनों को फायदा नहीं मिला। लेकिन इस बात के ऊपर बहस कभी भी नहीं हो सकती कि किसी को फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ है सामाजिक न्याय के, उस सिद्धांतों का, आरक्षण का। लेकिन सवाल है कि जो लोग और जो राजनीतिक पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टियां, जो राजनीतिक दल अपने एजेंडे में आरक्षण और तमाम सारी चीजों को महत्व नहीं देते हैं, वो जब आरक्षण का फॉर्मूला लेकर के आते हैं तब जाकर के नीचे फूट डालो और ऊपर राज करने की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ता है। ताजा मामला हरियाणा का है। जी हां, हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शपथ लिए अभी महज 24 घंटे 48 घंटे भी नहीं बीते कि पहली कैबिनेट बैठक बुला ली गई। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा तक नहीं हुआ कि कौन सा मंत्रालय, कौन व्यक्ति कौन देखेगा, कौन मंत्रालय देखेगा, कौन शिक्षा देखेगा, कौन सहकारिता देखेगा, कौन पीडब्ल्यूडी देखेगा, कुछ भी तय नहीं हुआ। लेकिन पहली कैबिनेट बैठक में पहला फैसला ले लिया गया। वो फैसला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हरियाणा सरकार के नौकरियों में आरक्षण का फैसला होता है, उसके वर्गीकरण का फैसला होता है। यानी ये कहे कि जो आरक्षण उनको पहले से ही मिल रहा है, पहले से ही दिया जा चुका है, उस आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन का फैसला है। और इस समय ध्यान दीजिएगा, काफी ही चतुराई से, काफी होशियारी से, काफी चतुराई तरीके से सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आर लेकर के बताया जा रहा है फैसला। लेकिन अब आपको हम बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो चीजें दर्ज की गई है उसके बिल्कुल उलट होता है ये फैसला। बिल्कुल उलट किस मामले में है? बिल्कुल उलट इसलिए है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह साफ साफ लफ्जों में कहा था कि अगर राज्य सरकारों के पास अगर कोई आंकड़ा है, कोई डाटा है, तो फिर कि उनके राज्य के भीतर निवास करने वाले SC ST वर्ग के जो लोग हैं और उनका कोई एक सेक्शन जो आरक्षण का फायदा नहीं ले पा रहा है, तो फिर ऐसे में क्या उनसे कोई करीब करीब वंचित होने की स्थिति में ऐसे लोग हैं तो फिर वो उसमें सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब ये सब क्लासिफिकेशन क्या होता है, जरा इसको समझिए तो मोटे मोटे तौर पे इसको ओबीसी समाज के लिए कहे तो फिर कर्पूरी फॉर्मूला कह सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने जब 1978 में 20% आरक्षण बिहार में दिया ओबीसी वर्ग को, तब जाकर के उन्होंने उस समय में 12% आरक्षण पिछड़ों में भी जो पिछड़ी जातियां थी उनके लिए की थी और 8% आरक्षण पिछड़ों में जो दबंग जातियां थे उनके लिए किया। और इसी फॉर्मूले के रास्ते सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले मामले में इस बात को रखा था अपने संविधान पीठ के फैसले के दौरान। लेकिन सवाल है कि साथ साथ ये तर्क भी उसमें जोड़ दिया था कि अगर राज्य सरकारों के पास कोई ऑथेंटिक आंकड़ा, कोई डेटा अगर है, तो फिर कोई ऐसा आंकड़ा उपलब्ध है उस राज्य सरकार के पास, तो फिर ऐसे परिस्थिति में जिनके पास आंकड़ा उपलब्ध है वो तो ऐसा कर नहीं रहे हैं। आंकड़ा बिहार के पास उपलब्ध है, बिहार ने जाति जनगणना का सेंसस करवाया, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना करवाया, सामाजिक जीतन राम मांझी वहां पर मांग भी कर रहे हैं कि होना चाहिए, चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, राजद कह रही है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां पर तो नीतीश कुमार ने अब तक किया नहीं। सामाजिक सेवाओं में करीब करीब 15 वर्ष पहले उन्होंने दलित के बीच एक महादलित कैटेगरी बना दिया था बिहार के भीतर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिनको सबसे पहले करना चाहिए था वो काम उन्होंने नहीं किया। आखिर भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं किया था हरियाणा के भीतर। लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में बनी, जैसे शपथ ग्रहण हुआ, ठीक शपथ ग्रहण के 24 घंटे बाद ही पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, उसमें इस तरह के फैसले लिए गए। अब आंध्र प्रदेश की बात करें, जब से सबसे पहले वहीं से ये बात मांग उठी थी और वह मांग इसलिए उठी थी कि दलितों में वहां पर मोटे मोटे तौर पे 2 कैटेगरी है, माला और मडिगा। माला जो ज्यादा आगे बढ़ के जो दलित हैं और मडिगा जो थोड़े पीछे के आर्थिक सामाजिक रूप से पीछे के दलित होते हैं, वहां सब क्लासिफिकेशन की मांग थी और लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश के भीतर सबसे पहले इस तरह के काम होंगे, सब क्लासिफिकेशन होंगे, क्योंकि उनके पास भी आंकड़ा है, उनके पास भी डाटा है। जी हाँ, और वहां पर भी एनडीए गठबंधन की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली।
आंध्र प्रदेश के भीतर। लेकिन ये बात सबसे पहले हुआ कहां? उस राज्य के भीतर हुआ जिसके पास कोई डाटा नहीं है, कोई आंकड़ा ही नहीं है, जिन्होंने कभी जाति जनगणना या सामाजिक आर्थिक जनगणना करवाया ही नहीं। लेकिन वोट के लिए सीधे सीधे तौर पे आरक्षण वहां पर दे दिया। और भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा सीधा एजेंडा होता है कि बिना किसी डाटा के, बिना किसी आयोग के रिपोर्ट के कोई भी काम ऐसे ही अनाप शनाप तरीके से कर दिया जाए और 4 मीडिया वाले को बता दिया जाए कि इसको भर दिन चलाओ टीवी पे। आप देखे होंगे कि इस दौर में पिछड़ों का आरक्षण राष्ट्रीय तौर पे दिया गया था। बीपी सिंह की सरकार थी, तब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और 7 अगस्त 1990 को 27% आरक्षण ओबीसी देने का जो फैसला आया था, वो उस समय देश के कहते तमाम सारे लोगों के लिए संजीवनी और दशकों से वो फाइल पड़े हुए थे, धूल खा रही थी फाइल। और सभी धर्मों के लोगों के उस समय के 1980 के 80 से 90 का दशक आ गया था, रिपोर्ट धूल फांक रही थी उस दौरान। लेकिन बीपी सिंह के उस फैसले का विरोध उस समय में बहुत हुआ था, इतना विरोध किया गया कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। लेकिन उस विरोध वाले फैसले को भी उस समय के सरकार ने एक सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन के आयोग के फैसले के सिफारिश को, आयोग के सिफारिश को आधार बना करके दिया गया था। उस समय वैसा नहीं था जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 के भीतर अनरिजर्व कैटेगरी के यानी अनारक्षित वर्ग के गरीब लोगों को ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% आरक्षण दे दिया था। उसके लिए कोई आयोग गठित नहीं की गई थी, सीधे सीधे तौर पे दे दिया गया था, बिना आंकड़ा, बिना डाटा, बिना संख्या चेक किए दे दिया गया था, बिना उसका डाटा उपलब्ध कराए हुए दे दिया गया। बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन की एक रिपोर्ट दशकों से धूल फांक रही थी, जी हाँ, जिसको जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया था। उत्तर प्रदेश के भीतर ओबीसी आरक्षण के क्लासिफिकेशन के लिए, सब क्लासिफिकेशन यानी उप वर्गीकरण के लिए राघवेंद्र सिंह कमेटी वहां पर बनी। उसकी सिफारिश से कई सालों से धूल फांक रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इसके ऊपर फैसले नहीं ले रही। केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण के लिए एक कमेटी बनाई, रोहिणी कमेटी। उसकी सिफारिश भी पता चला कि 1-1.5 साल पहले भारत सरकार को मिल गई, लेकिन उसके ऊपर भी मन मार करके मौजूदा सरकार बैठी हुई है। लेकिन जिसके बारे में ना कोई आयोग है, ना कोई रिपोर्ट है, ना कोई डाटा है, ना कोई आंकड़ा है, ना कोई जाति जनगणना है, ना कोई आर्थिक सामाजिक गणना है, कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। और तब हरियाणा सरकार ने SC/ST वर्ग को बांटने का फैसला कर लिया है। स्वाभाविक सी बात है, मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। जी हाँ, क्योंकि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना होती है, उल्लंघन होता है एक तौर पे। सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार दिया था, जिनके पास डाटा है, जिनके पास आंकड़ा है, उनके लिए ये बात कही थी। जिनके पास कोई डाटा, कोई आंकड़ा नहीं, कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, उनके लिए इस तरह की बातें नहीं कही गई थी। लेकिन हरियाणा की मौजूदा सरकार ने, नायब सैनिक की सरकार ने कहीं ना कहीं नायाब काम करना शुरू कर दिया। इस नायाब काम करने के लिए पहली कैबिनेट के भीतर ही ये काम को करने की कोशिश की जा रही है। अब इस बात को भी समझिए कि आखिरकार क्यों 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जोर देती है। करवाती नहीं है, लेकिन जोर देती है। लोकसभा चुनाव अभी से 4.5 साल दूर है, हरियाणा के विधानसभा चुनाव अभी 5 साल दूर है। यानी हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी को जो अगली बार जनता का सामना करना पड़ेगा, वो कम से कम 4.5 साल बाद करना है। अभी 24 है तो 29 में जब 4.5 साल बाद करना है, तब तक, तब कहते हैं ना, कितना पानी निकल गया होगा गंगा से, तब तक लोग इस बात को भूल ही जाएंगे उस समय तक। इसीलिए आनंद फानंद में आते आते ये काम कर दिया गया। और आते आते जब इस तरह के काम किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा, तब किया गया। ध्यान दीजिएगा, जब विधानसभा चुनाव के दौरान एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हरियाणा के दलितों के सामने, हरियाणा के जनता के सामने इस तरह की बातें को नहीं रखा था, इस तरह के मुद्दा को नहीं उठाया था। कहीं ने कहा था सत्ता में आकर के हम इस तरह के काम करेंगे। लेकिन ये काम हरियाणा के भीतर शपथ ग्रहण समारोह की मैच 24 घंटे बाद कर दिया गया, क्योंकि हरियाणा में बिना 1 नेशन 1 इलेक्शन के अगला इलेक्शन 4.5 साल दूर है। अभी हरियाणा के विधानसभा चुनाव, अगला विधानसभा चुनाव करीब करीब 4.5-5 साल दूर होती है। इस वजह से इस तरह के वर्गीकरण का फैसला हरियाणा के भीतर हरियाणा सरकार द्वारा और केंद्र की सरकार द्वारा किया गया। और इसके पीछे का जो असली खेल होता है, वो दलित वर्ग की वोटों की जो एकता होता है, उस एकता के ऊपर कैसे विभाजित किया जाए, दलित विचार विमर्श को कैसे तोड़ा जाए। मायावती ने भी विरोध किया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसका हर कोई स्वागत करता है। न्यायालय के फैसले को इतर जाकर के कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि वो सामान्य बेंच का फैसला नहीं, संविधान पीठ का फैसला होता है।
आखिर संविधान पीठ ने अगर कुछ तरह का फैसला दिया तो सोच के दिया हो, कुछ सोच करके ही कहा होगा कि जिन राज्यों के पास डाटा है, आंकड़ा है, वो कर सकते हैं। पहले काम तो नायब सिंह सैनी को ये कर लेना चाहिए कि राज्य में जाति जनगणना करवा लेते, जाति जनगणना के साथ साथ आर्थिक सामाजिक गणना भी करवा लेते, जैसे बिहार के भीतर नीतीश कुमार ने करवाई थी, और तब जाकर के इस तरह के फैसले लेते, तब जाके उनके पास एक मजबूत आधार होता, आंकड़ा होता, डाटा होता। आज के दौर में बिल्कुल आधारहीन तरीके से पहले कैबिनेट बैठक के भीतर आनंद फानन में महाराष्ट्र के हरियाणा के भीतर दलित समाज को बांटने का कहीं ना कहीं फैसला किया गया। इसमें अब 2-3 तरह की बातें निकल के आती है सामने। एक तबका जो दलितों के भीतर थोड़ा डोमिनेंट टाइप के होगा, प्रभावी होगा, वो इसका विरोध करेगा। वहीं पर एक दूसरा तबका जिसके अंदर ऐसा लगता होगा कि हाँ सच में ये सही फैसला हुआ, वो खुद को अपने आप को वंचित मानते होंगे, वो इस बात को विरोध करेंगे, वो इसका समर्थन करेंगे, डोमिनेंट वाला विरोध करेंगे। तो विरोध और समर्थन के बीच में दलितों के बीच भी एक खाई, एक दीवार खड़ी हो जाएगी। अब उस बाउंड्री की एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के दलित होंगे जो खुद को वंचित मानते होंगे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलित खड़े हो जाएंगे जो खुद को इस फैसले के विरोध में बातें करते होंगे। आखिर आरक्षण किसी को नहीं मिलना है? जी हाँ, आरक्षण कुछ नहीं मिला है। सच्चाई यह है कि सरकारी नौकरियां लगातार देश के किसी भी राज्य को उठा के देखिए, केंद्र की भीतर देख लीजिए, लगातार कम हो रही है। रेलवे, हाईवे, हर जगह वैकेंसी कम हो जा रही है। बैंक, LIC, जितने PSU हैं, सब जगह कहीं डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, कहीं एसेट मोनेटाइजेशन के नाम पर, कहीं प्राइवेटाइजेशन, कहीं भारत पेट्रोलियम और BSNL की तरह रसातल में पहुंचाने के नाम पर किसी न किसी तरीके से या तो प्राइवेट हाथों में सौंप दे या फिर उनका मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में करने की मुकम्मल तैयारी होती है। तो इस तरह के आरक्षण का क्या ढोल बजाएंगे, डमरू बजाएंगे? वही झुंझुना जो मनोज झा ने EWS के आरक्षण पे मनोज झा ने वो झुंझुना बताया था, संसद में मनोज झा ने झुंझुना दिखाया था जब EW आरक्षण के ऊपर, तो बहस जब हो रही थी संसद के भीतर, तो वो डमरू आपने देखा होगा उस टाइम में। जी हाँ, तो उस टाइम लोग क्या कहते थे? तब लोग उनका काफी विरोध कर रहे थे कि मनोज झा सामान्य वर्ग के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब वैकेंसी की स्थिति दिखने लगी कि वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है, निकल ही नहीं रही है, लोग अग्निवीर बन रहे हैं देश में। रेलवे NTPC की परीक्षा देकर के लोग 4-4 साल तक रिजल्ट का इंतजार करते रहते हैं, और एक तो वैकेंसी आती नहीं है, आंदोलन के बाद वैकेंसी आती है तो अग्निवीर की आती है या रेलवे NTPC वाला हाल हो जाता है। और उन सबके बीच अगर एग्जाम हो जाता है तो भावनाओं को खेलने के लिए आरक्षण का जो डमरू, जो संसद के भीतर मनोज झा ने जो बात कही थी, वही कमोबेश नायब सिंह सैनी सरकार ने हरियाणा के भीतर हरियाणा के दलित समाजों को थमाया है। और महाराष्ट्र के भीतर भी ध्यान दीजिएगा, चुनाव महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होना है, वहां पर भी दलित विचार विमर्श को एक को प्रो भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे पे लाना है, जो एंटी बीजेपी जो है उसको एंटी बीजेपी रहने दो, लेकिन एक सेक्शन तो खींच लो, अपने तरफ खींच लो, अपने पार्टी के साथ जोड़ लो। इस तरह का खेल, इस तरह के खेल के लिए आरक्षण की जो प्रावधान बिना संवैधानिक, गैर संवैधानिक तरीके से जो किया गया है और सामाजिक विचार विमर्श को बदलने की कोशिश जो की जा रही है आरक्षण के मामले से की जा रही है, आगे देखते रहिए होता क्या है। नायब सैनी के इस नया कारनामे का आगे का क्या परिणाम मिलते हैं, इनके कैबिनेट के एक नया कारनामा को कितना संविधान समर्थक, कितना संविधान हितैषी और कितना संविधान विरोधी लोग इस बात को मानते हैं, ये फैसला भी अब न्यायालय के अंदर पहुंचेगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।